जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम अपनी एचपी जीके सीरीज में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को कवर करने वाले हैं। यानी मैं आपको किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी हर एक चीज़ बताने वाला हूँ जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जो आज के लेक्चर की पीडीएफ होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पीछे बोर्ड में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का मैप बना हुआ है। सबसे पहले हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में रिवर सिस्टम को देखेंगे। यानी मैं आपको बताऊंगा कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से कौन सी मेन रिवर फ्लो करती है और कौन सी उसकी सहायक नदियां आपको पता होनी चाहिए। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से जो मेन रिवर फ्लो करती है उसका नाम है सतलुज। वैसे तो सतलुज हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रिवर है। कुछ 320 किलोमीटर का सफ़र वो हिमाचल प्रदेश में तय करती है। और वो जो एंटर करती है यानी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से ही करती है। सतलुज रिवर का जो ओरिजिन है वो तिब्बत में होता है, तिब्बत के राक्षताल से। तिब्बत वैसे चाइना का पार्ट है तो वहाँ से उसका ओरिजिन होता है। फिर वो एंट्री लेती है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो किन्नौर में एंटर करेगी और किन्नौर को छोड़ के शिमला डिस्ट्रिक्ट में चली जाएगी। तो दो पॉइंट हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट? जहाँ से वो एंट्री ले रही है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में और जहाँ से छोड़ के वो शिमला में चली जाएगी। तो जो सतलुज रिवर है, ये आपकी जो रिवर है ये कौन सी है? ये है सतलुज रिवर। तो यही एक लौती इंपॉर्टेंट रिवर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर इसकी सहायक नदियाँ बताता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। एग्जामिनर वहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो जो सतलुज नदी है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर कहाँ से करती है? शिवकीला से। जो आपका शिवकीला पास है, यहाँ से जो सतलुज रिवर है वो हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, या फिर आप बोल सकते हो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है। और किन्नौर को छोड़ के फिर वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में जाती है। तो शिमला में जिस स्थान से जा रही है उसका नाम क्या है? उसका नाम है चौरा। तो चौरा नामक स्थान से वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में चली जाती है। तो सतलुज रिवर जो है वो इकलौती मेन रिवर है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, जो कि एंटर कहाँ से करती है? शिवकीला पास से हिमाचल प्रदेश, या फिर बोल लो किन्नौर में एंटर करती है। और किन्नौर को छोड़ के बाद में वो शिमला में कहाँ से जाती है? चौरा नामक स्थान से जाती है। अब इसकी कुछ सहायक नदियाँ मैं आपको बताऊँगा जो एग्जामिनर आमतौर पर एग्जाम में आपसे पूछ लेता है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, यानी अगर हम बोले किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है, तो वो है स्पीति। तो जो स्पीति रिवर है उसका जो ओरिजिन है वैसे वो कुंजुम रेंज में होता है। तो स्पीति जो है लाहौल स्पीति में उसका ओरिजिन होता है, स्पीति रिवर का कुंजुम रेंज से। फिर वो जाके कहाँ पर मिलती है? सतलुज से मिल जाती है। अब सतलुज में जहाँ मिल रही है वो स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो ये कौन सी रिवर है? आपकी स्पीति रिवर है। जो स्पीति रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ होता है? इसका ओरिजिन लाहौल स्पीति में होता है। तो ओरिजिन तो लाहौल स्पीति में हो रहा है, कहाँ से होता है? कुंजुम रेंज से। जो कुंजुम रेंज है वहाँ से स्पीति रिवर का ओरिजिन होता है। उसके बाद वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में आती है और सतलुज से मिल जाती है। अब जिस स्थान में सतलुज से मिल रही है वो भी आपको बताना चाहिए, वो है खाब। तो खाब विलेज है वैसे तो खाब नामक स्थान पे जो है वो स्पीति रिवर आपकी सतलुज में मिल जाती है। अब स्पीति के सराउंडिंग एक वैली भी चल रही है जिसका नाम है हंगरंग वैली। तो ये जो स्पीति रिवर है इसकी सराउंडिंग जो वैली चलती है वो है हंगरंग वैली। तो अगर आपसे एग्जामिनर एग्जाम में पूछे कि हंगरंग वैली कहाँ है, तो हंगरंग वैली भी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो हंगरंग है उसका मुख्यालय क्या है? तो बताइए हंगरंग का मुख्यालय क्या है? तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ, जो हंगरंग है उसका मुख्यालय लियो है। तो लियो उसका मुख्यालय। अगर आपको पता था तो बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, बहुत अच्छी हिमाचल जीके आप पढ़ रहे हो। इस बार आप एग्जाम में फोड़ दोगे, बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। तो अगर पता था तो वीडियो को लाइक कर देना, मुझे भी पता लग जाएगा कि आपको पता था या नहीं पता था। तो हंगरंग का जो मुख्यालय है वो लियो है। जो स्पीति रिवर है उसके सराउंडिंग जो वैली चलती है उसका नाम है हंगरंग वैली, जो कि आपकी किन्नौर में पड़ती है। तो किन्नौर की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? वो है स्पीति। पहली आपकी थी सतलुज। अब सबसे बड़ी वैली कौन सी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की? वो है सतलुज। ठीक है, तो सतलुज वैली ही सबसे बड़ी है। जो सतलुज वैली है वो आपकी सतलुज रिवर के साथ चलती है। देखिए सतलुज रिवर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो सतलुज वैली सबसे बड़ी है। तो सतलुज के सराउंडिंग जो वैली है वो सतलुज वैली है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर थी वो स्पीति थी, जिसका ओरिजिन लाहौल स्पीति में होता है कुंजुम रेंज से। बाद में खाब नामक स्थान पे वो सतलुज से मिल जाती है। स्पीति के सराउंडिंग जो वैली चलती है वो है हंगरंग वैली। हंगरंग का मुख्यालय लियो है। नेक्स्ट जो है वो है रोपा। तो नेक्स्ट जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है सतलुज की, वो कौन सी है? वो है रोपा। तो जो रोपा रिवर है ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, जो आपको पता होना चाहिए। अब जो रोपा रिवर है उसके सराउंडिंग कौन सी वैली चलेगी? उसके सराउंडिंग जो वैली चल रही है उसका नाम है रोपा घाटी। तो रोपा वैली बोल दो या रोपा घाटी बोल दो, एक ही बात है। तो जो रोपा रिवर है ये भी सतलुज की सहायक नदी है, जो कि शियाशू नामक स्थान पे जो है
सतलुज से मिल जाती है। तो कहीं कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट देखने को मिलेगी, हिंदी में अलग होगी, इंग्लिश में अलग होगी, किसी और बुक में अलग होगी, मगर इसके आसपास की जो है वही आपकी प्रोनाउंसिएशन होगी। शियाशु नामक स्थान पे जो रोपा रिवर है वो सतलुज से मिल जाती है, उसके सराउंडिंग जो वैली चल रही है वो है रोपा घाटी। नेक्स्ट जो सहायक नदी आपको पता होनी चाहिए सतलुज की, ये हम ऊपरी साइड की देख रहे हैं सारी। तो नेक्स्ट कौन सी है, वो है तैती, ये भी एक सहायक नदी है सतलुज की। तो तैती क्या है, ये भी सहायक नदी है सतलुज की। तो एक स्पीति थी, रोपा थी, और तीसरी कौन सी है, तैती। अब हम नीचे की साइड को देखते हैं डाउनवर्ड्स, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। तो एक आपकी आती है तिदोंग वैली, जो तिदोंग वैली है, तिदोंग रिवर है, तिदोंग खड्ड बोल दो, ये जो है ये भी सहायक नदी है सतलुज की। तो तिदोंग खड्ड है, इसके सराउंडिंग जो वैली चलती है उसका नाम है तिदोंग वैली। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए कि तिदोंग वैली कहाँ है, तो तिदोंग वैली आपकी कहाँ पड़ती है, ये किन्नौर में पड़ती है। तो तिदोंग वैली कहाँ है, ये आपकी किन्नौर में है। और तिदोंग खड्ड क्या है, ये सहायक नदी है सतलुज की। तो सतलुज की सहायक नदी है तिदोंग खड्ड, उसके सराउंडिंग जो वैली चलती है उसका नाम है तिदोंग वैली। नेक्स्ट जो सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी है सतलुज की, वो है बसपा। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है बसपा रिवर। जो बसपा रिवर है ये आपकी सहायक नदी है किसकी, सतलुज की। जो बसपा रिवर है ये सतलुज में मिलती कहाँ है, ये स्थान भी आपको पता होना चाहिए। तो करचम नामक स्थान है, यहाँ पर जो बसपा रिवर है वो सतलुज से मिल जाती है। तो करचम नामक स्थान पे जो है सतलुज नदी बसपा से मिल जाती है, ठीक है। बसपा करचम नामक स्थान पे सतलुज से मिल जाती है। अब जो बसपा रिवर है इसके सराउंडिंग जो वैली चल रही है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बसपा वैली, या फिर उसे क्या बोलते हैं, सांगला वैली भी बोलते हैं। तो सांगला वैली बोल लो या बसपा वैली बोल लो, एक ही बात है। तो बसपा वैली को सांगला वैली भी बोलते हैं, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे खूबसूरत वैली भी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे खूबसूरत वैली कौन सी है, तो वो है सांगला वैली, जिसे बसपा वैली भी बोलते हैं। ये बसपा रिवर के सराउंडिंग आपकी जो वैली चलती है उसका नाम बसपा वैली या सांगला वैली है। और करछम नामक स्थान पर जो बसपा रिवर है वो सतलुज से मिल जाती है। अब बसपा की भी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रुकती। तो जो रुकती है ये किसकी सहायक नदी है, ये आपकी बसपा की भी सहायक नदी है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट रिवर्स थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। मैंने आपको बताया जो मेन रिवर है वो सतलुज है। शिव किला जो स्थान है वहाँ से वो किन्नौर में यानी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है, और चौरा नामक स्थान से शिमला में चली जाती है। अब इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है, एक स्पीति है जिसका ओरिजिन लाहौल स्पीति की कुंजम रेंज से होता है, बाद में खाब नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती है। फिर रोपा रिवर है, ये शियाशु नामक स्थान पर सतलुज से मिलती है, और तैती है ये आपकी सतलुज में मिल जाती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। फिर तिदोंग खड्ड है, ये भी सतलुज की सहायक नदी है, और बसपा जो है करछम नामक स्थान पर सतलुज से मिल जाती है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज थी सतलुज की किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो आपको पता होने चाहिए। तो रिवर सिस्टम में बस हमें इतना ही कवर करना था। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की पीडीएफ को हम देखते हैं। तो इस पीडीएफ में मैंने जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसे कंप्लीटली कवर कर रखा है। जो जो पॉइंट्स आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होने चाहिए वो सारे इसमें डाल रखे हैं मैंने। तो इस पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो और खुद भी रीड कर सकते हो। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो करने वाला हूँ। जैसे कि आपकी जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है उसको बनाने के लिए कोई अलग से एरिया नहीं मिलाना पड़ा हिमाचल प्रदेश में, बल्कि जो हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट थी कौन सी, महासू। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल अस्तित्व में आता है। तब उसमें 4 डिस्ट्रिक्ट होती है, कौन कौन सी, चंबा, सिरमौर, मंडी और महासू। तो महासू का ही एरिया को जो काट के है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। तो कौन सी एरिया को काटा जाता है, जो चीनी तहसील होती है उसे अलग किया जाता है, और रामपुर तहसील से 14 गांव को अलग करके जो है 1 मई 1960 को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। अब ये हिमाचल प्रदेश की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बनती है, 6th डिस्ट्रिक्ट बनती है। 5वीं बिलासपुर होती है और 6ठी कौन सी बनती है, वो है आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। कब बनती है, 1 मई 1960 को। तो ये डेट याद रखना, जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो 6ठी डिस्ट्रिक्ट बनती है हिमाचल प्रदेश की, कब, 1 मई 1960 को। और उसे बनाया कैसे जाता है, जो महासू होता है, महासू डिस्ट्रिक्ट, उसकी चीनी तहसील को अलग करते हैं और रामपुर तहसील से 14 गांव को अलग करके जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। और इसका हेडक्वार्टर होता है रिकांग पीओ। और जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है ये हिमाचल की तीसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट कौन है, वो है लाहौल स्पीति। दूसरी कौन सी है, वो है चंबा, और तीसरी है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो है 13% पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर में 13 लोग देखने को मिलते हैं। सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन ही बहुत कम है। तो सेकेंड जो आपकी आती है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर 1 जो किलोमीटर है वहाँ 13 लोग ही देखने को मिलते हैं। तो जनरल सी इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है वो एग्जिस्टेंस 15 अप्रैल 1948 को ही आते हैं, क्योंकि ये महासू का पार्ट होती है। मगर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट कब बनती है, 1 मई 1960 को इसे हिमाचल की 6ठी डिस्ट्रिक्ट बना देते हैं। इसका हेडक्वार्टर रिकांग पीओ होता है। यहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 13, यानी 1 किलोमीटर में 13 लोग होते हैं। जेंडर रेशियो यानी सेक्स रेशियो
819 होता है, लिटरेसी रेट 80% और एरिया कितना है 6401 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये हिमाचल प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्ट है। फिर कुछ आपको जनरल जो है चीज़ें बता रखी, जैसे तहसील्स कौन सी है, सांगला है, पू है, निचर है, मूरंग है, कल्पा है। तो ये जब आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो खुद भी रीड कर सकते हो, तभी मैंने पीडीएफ आपको साथ में दे रखी है। मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। मेन मेरे लिए हिस्ट्री है जो आपको बतानी है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो हिस्ट्री आपको अच्छे से बताऊंगा इसमें। लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी मंडी जो है उसके अंडर ही आती है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें, तो लोकसभा की 4 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें हैं। तो लोकसभा जो मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जो कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी भी है, उसमें आपकी किन्नौर आती है। अब यहाँ फेयर्स बता रखे हैं, जैसे साजो फेयर हो गया, लोसर हो गया, फेस्टिवल बता रखे हैं, दखरानी फेस्टिवल, तोशिम फेस्टिवल, ये सारे मैंने फेयर्स एंड फेस्टिवल में कवर कर रखी है चीज़ें। तो आप सभी को पता है एचपी जीके सीरीज कवर कर रहा हूँ, यानी आपको एक डिस्क्रिप्टिव वे में भी पढ़ा रहा हूँ और एमसीक्यू मैनर में भी जो है आपके इस टॉपिक वाइज लेक्चर हो रहे हैं। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अटेम्प्ट करने होंगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड आज तक जितने भी क्वेश्चन हिमाचल के किसी भी एग्जाम में आए हैं वो सारे मैंने उसमें कवर कर रखे हैं। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अटेम्प्ट करेंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर दे रखी है। नेक्स्ट है रेंजेस, तो ये भी आपकी देखिए जास्कर रेंज है, ग्रेट हिमालयास है, धौलाधार है, ये आपकी कहाँ पड़ती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। मेजर पीक्स कौन सी है, रियो पारगिल है, मनीरैंग है, आपकी जरकादेन है, आपकी ग्रेनाइट है, किन्नर कैलाश है, गुशु है, रलडांग है, तो शीला है, ये सारी आपकी पीक्स कहाँ पर, किन्नौर में पड़ती है। तो ये आपकी बेसिक सी चीज़ें। अब एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि गारा ग्लेशियर कहाँ है, तो ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। सारो, गारा और लंबर ग्लेशियर ये आपका कहाँ पर है, ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। वैलीज मैंने आपको मैप के जरिए बता दी थी, जैसे कि बसपा वैली थी, ये इसको और किस नाम से जाना जाता है, सांगला वैली नाम से जाना जाता है, और ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे सुंदर वैली भी है। तो बसपा वैली जो है इसे और किस नाम से जाना जाता है, सांगला वैली के नाम से जाना जाता है। फिर एक चरांग वैली है, रोपा वैली है। रोपा वैली कहाँ है, जो आपकी रोपा रिवर है जो कि सतलुज की सहायक नदी है, उसके सराउंडिंग कौन सी वैली चलती है, रोपा वैली यानी रोपा घाटी चलती है। सतलुज वैली जो है ये किन्नौर की सबसे लंबी वैली भी है, सबसे लार्जेस्ट रिवर वैली भी है। फिर स्पीति वैली थी, ये आपकी जो है हंगरंग वैली को ही बोलते हैं। तो जो स्पीति रिवर थी उसके सराउंडिंग जो आपकी वैली चलती है उसे स्पीति रिवर बोल दो चाहे हंगरंग वैली बोल दो, तो एक ही बात है। तो हंगरंग वैली कहाँ पर है, ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। नेक्स्ट जो आपकी है वो है तिदोंग वैली, ये भी मैंने आपको बताया था, तिदोंग खड्ड है, ये सतलुज की सहायक नदी है। मैप के जरिए बताया था तो आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम आएगी नहीं। फिर एक वेंगपो है जिसे बाबा वैली बोलते हैं, ये आपकी कहाँ पड़ती है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ड्रेनेज सिस्टम था, ये भी मैप की वजह से समझाया था। जो सतलुज थी वो आपकी मेन रिवर थी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की, जिसे संस्कृत में शताद्रु भी बोलते हैं, वैदिक नाम शताद्री है। ग्रीक लोग जो है सतलुज को क्या बोलते थे, हिसिड्रस बोलते थे, और जो तिब्बतियन लोग हैं वो क्या बोलते हैं सतलुज को, जेंगटी या मुक्सुंग। तो आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जो ग्रीक लोग हैं वो सतलुज को किस नाम से जानते हैं, तो हिसिड्रस नाम से जानते हैं, या फिर बोलेंगे हिसिड्रस किस नदी का नाम है, तो वो सतलुज का नाम है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सारे यहाँ पर दे रखे हैं, तभी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए ताकि आप इसे खुद भी रीड कर सको, ताकि आपके लिए ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। अब स्पीति रिवर मैंने आपको बताया था जो है लाहौल स्पीति में इसका ओरिजिन होता है, प्रिसाइजली बोलता हूँ स्पीति में होता है, जो स्पीति की कुंजुम रेंज है, बाद में खाब विलेज में जाके सतलुज से मिल जाती है। फिर रोपा रिवर थी, ये आपकी शाशाओ नामक स्थान पे सतलुज से मिलती थी। बसपा रिवर थी, ये करछम नामक स्थान पे सतलुज से मिलती थी। और भी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है जैसे तैती, रुकती, कशांग, मुलगांव, यूला, जुबकिया, थतांग, बेरिंग, शोती, ये सारी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कुछ भी छोड़ना जो है वो गवारा नहीं होगा, सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। अब आपसे पूछ सकता है कि कशांग किसकी सहायक नदी, यानी कशांग किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो आंसर क्या होगा, सतलुज की। तो सब कुछ ही पढ़ना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर कवर कर रखी है। जो लेक्स है वो कौन कौन सी है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में 3 ही लेकें हैं। कौन कौन सी, नाको, सोरंग और तेमचो, ये 3 इंपॉर्टेंट लेक्स है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की। अब मैंने इसे याद करने का क्या तरीका रखा था कि सुरंग में नाका लगा, तो सुरंग से हो गया सोरंग, और नाका से क्या हो गया, नाको लेक। तो सुरंग में नाका लगा, सोरंग और नाको लेक कहाँ है, ये आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। और एक तेमचो लेक है, ये भी आपकी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। हॉट वाटर सिंह जो गर्म पानी के चश्मे वो नाथवा में है, टापरी में है और थोपन में है। तो पीडीएफ को डाउनलोड करना, खुद रीड कर लेना। अब मैं आपको मेन जो पढ़ाने वाला हूँ वो है हिस्ट्री। तो किन्नौर की हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ेंगे जहाँ से आपके मेन क्वेश्चन बनते हैं। तो किन्नौर मैंने आपको बताया एग्जिस्टेंस में कब आया था, जो है डिस्ट्रिक्ट कब बना था, 1 मई 1960 को। तो छठी डिस्ट्रिक्ट बनता है ये हिमाचल प्रदेश की। कौन कौन से एरिया मिला जाते हैं, मासू की जो चीनी तहसील है और रामपुर तहसील से 14 गाँव को मिला के जो है 1 मई 1960 को किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को बनाया जाता है। जो तिब्बतियंस होते हैं वो किन्नौर को क्या बोलते हैं, खुनू बोलते हैं, और जो लेह वाले लोग होते हैं वो किन्नौर को मुआन बोलते हैं। ये भी याद रखना, तिब्बतियंस जो है किन्नौर को क्या बोलते हैं, खुनू, और जो लेह वाले, लेह लद्दाख जो एरिया आपका, लेह वाले क्या बोलते हैं, वो मुआन बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है जो पांडव थे उन्होंने अपने 12 साल का जो
जो वनवास था वो कहाँ, वो किन्नौर में ही काटा था। तो पांडवों ने अपना 12 साल का वनवास कहाँ काटा था, किन्नौर में ही काटा था। और जो वायु पुराण है उसमें जो किन्नर है उन्हें कहाँ के निवासी बताया गया है, महांत माउंटेन के। तो इनहेबिटेंट्स यानी निवासी कहाँ के बनाया गया है, बताया गया वायु पुराण में, महान माउंटेन में। और कालिदास थे, उन्होंने भी जिक्र किया हुआ है किन्नर्स का, कहाँ पर, अपनी एक फेमस बुक कुमारा संभवा में। तो ये भी याद रखना, जो किन्नर्स है उनका वर्णन, उनका मेंशन जो है कहाँ किया है कालिदास ने, अपनी बुक कुमारा संभव में किया गया था। अब मैं आपको मेन हिस्ट्री बताता हूँ। जैसे कि हम हिस्ट्री किसकी देखेंगे, हम बुशैर रियासत की हिस्ट्री देखेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में जो आप किन्नौर देख रहे हैं वो कौन सा एरिया है, वो बुशैर रियासत वाला एरिया है। तो बुशैर तो वैसे शिमला हिल स्टेट की एक रियासत होती है, मगर जब 1 मई 1960 को से अलग करते हैं तो वो जो एरिया है वो बुशैर वाला ही आपका एरिया होता है, जो आपको पता होना चाहिए। तो किन्नौर की हिस्ट्री में हम बुशैर की हिस्ट्री एक तरह से देखने वाले हैं। तो जो बुशैर रियासत है उसकी स्थापना प्रद्युम्न ने की थी, जो कि लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा के बेटे थे। तो प्रद्युम्न थे वो भगवान कृष्णा के बेटे थे, जिन्होंने बुशैर रियासत की स्थापना की थी। और उन्होंने कैपिटल किसे बनाया था, कामरू को पहला कैपिटल बनाया था बुशैर रियासत की। तो ये आपको पता होना चाहिए। बुशैर रियासत की स्थापना किसने की थी, वो की थी प्रद्युम्न ने, जो कि लॉर्ड कृष्णा यानी भगवान कृष्णा के बेटे थे। और कामरू को उन्होंने पहली कैपिटल बनाया था बुशैर रियासत की। अब जो हम देखने वाले हैं ये बुशैर के सारे राजा होंगे, जिनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जैसे कि जरेश्वर पाल दिया है, ये बुशैर के नहीं बल्कि कुल्लू के राजा है। मैंने ये क्यों दिया है, क्योंकि जो कुल्लू होता है वो 780 से 800 AD के अराउंड जो है चंबा के अंडर होता है, यानी चंबा ने उस पर कब्जा कर लिया होता है। तो जो चंबा होता है उस पर तिब्बत लोग होते हैं यानी किरत होते हैं, वो अटैक करते हैं। इस चीज़ का फायदा उठा के जो जरेश्वर पाल होता है कुल्लू का राजा, वो बुशैर की सहायता लेता है और चंबा से के चंगुल से जो है कुल्लू को वापस अपने यानी अपने हाथ में ले लेता है, तो कुल्लू को छुड़वा लेता है। तो जो जरेश्वर पाल कुल्लू का राजा होता है बुशैर की सहायता से कुल्लू को चंबा से छुड़वा लेता है, तो तभी जरेश्वर पाल का नाम दिया है। अब जो मेन राजा हैं ये आपके बुशैर रियासत के, जैसे कि राजा चतर सिंह इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊँ वो क्वेश्चन क्या आएगा कि चतर सिंह जो थे उन्होंने क्या किया, या फिर आपसे पूछ लेगा कि कामरू को जो है सराहान में जो कैपिटल है वो किसने चेंज की, यानी बुशैर की जो कैपिटल थी उसे कामरू से सराहान किसने चेंज किया, तो वो चतर सिंह ने किया। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपका बनता है एग्जाम में। तो राजा चतर सिंह थे, बुशैर के राजा थे, 1 से 10वें राजा थे, जिन्होंने जो कामरू थी, कामरू पहली कैपिटल थी बुशैर की, उसे चेंज करके सराहान में जो है चेंज कर दिया था। सराहान का पुराना नाम शोनितपुर भी है, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। सराहान का ओल्ड नाम क्या है, वो है शोनितपुर। तो कामरू से जो है वो सराहान में अपनी कैपिटल को चेंज करते हैं, कौन, राजा चतर सिंह। फिर है राजा कहरी सिंह, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है आपकी बुशैर रियासत के। इन्हें अजान बाहु भी बोलते थे। तो अजान बाहु किसे बोलते थे, राजा कहरी सिंह को। क्यों बोलते थे, क्योंकि इनके जो हाथ थे वो इतने लंबे थे कि घुटनों तक आते थे, तो इन्हें अजान बाहु भी बोलते थे। और मुगल सम्राट औरंगजेब ने इन्हें एक उपाधि भी दी थी, कौन सी, छत्रपति की जो है उपाधि भी दी थी। तो ये याद रखना, मुगल सम्राट औरंगजेब ने जो है छत्रपति की उपाधि किसे दी थी, कहरी सिंह को दी थी। तो जो मुगल सम्राट औरंगजेब थे उन्होंने कहरी सिंह को छत्रपति की उपाधि दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम में आने के चांसेस हैं। फिर है जो राजा कहरी सिंह थे, ये मोस्ट पावरफुल राजा भी थे आपके जो बुशैर रियासत के। तो इन्होंने जो है तिब्बत के राजा थे उन पे भी जो है हमला किया था और उनको भी हरा दिया था। और उन्होंने जो बाउंड्री बनाई थी, एक बाउंड्री बनाई थी, क्लैश वाज द मेड बाउंड्री लाइन। तो जो वो बाउंड्री बनाई थी वो आज तक चली आ रही है। तो किन्नौर और तिब्बत के बीच में जो आप बाउंड्री देखते हो वो राजा कहरी सिंह के टाइम में ही निर्धारित हो गई थी, तो तब से लेके आज तक वही बाउंड्री चल रही है। तो बुशैर के राजा राजा कहरी सिंह थे। इन्होंने तिब्बत के जो राजा थे, देखिए नाम भी दे रखा है, ग्रजा या डोका, तो कुछ प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट सी है। तो ये राजा थे आपके तिब्बत के, तो इनको हराया था। और जो इन्होंने बाउंड्री निर्धारित की थी तिब्बत और किन्नौर के बीच में, वो आज तक चली आ रही है। साथ ही एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए, जो तिब्बत और लद्दाख होते हैं इनके बीच में रिलेशन अच्छे नहीं होते हैं। तिब्बत और लद्दाख के बीच में जो है वॉर हो जाता है, जिसमें जो लद्दाख वाले लोग होते हैं उन्हें मुगल सपोर्ट करते हैं और तिब्बत को कौन सपोर्ट करते हैं, राजा कहरी सिंह। तो राजा कहरी सिंह तिब्बत को सपोर्ट करते हैं तिब्बती लद्दाखी वॉर में। तो ये भी याद रखना है आपने, तिब्बती लद्दाखी वॉर होता है जिसमें राजा कहरी सिंह तिब्बत को सपोर्ट करते हैं। और इसी के बदले जो तिब्बत वाले लोग होते हैं उन्हें हंगरंग वैली जो है जागीर के रूप में दे देते हैं। तो जो तिब्बत होता है वो हंगरंग वैली किसे देता है, राजा कहरी सिंह को जागीर के तौर पे दे देते हैं। तो अगर उस समय उन्होंने नहीं दी होती तो आज जो हंगरंग वैली है वो किसका पार्ट होता, तिब्बत का पार्ट होता। और तिब्बत किसका पार्ट है, वो आपका चाइना का पार्ट है। तो हंगरंग वैली आज चाइना के पास होती है, मगर क्यों नहीं है, क्योंकि राजा कहरी सिंह को उन्होंने दी थी उस समय जागीर के तौर पे। तो आज तक जो हंगरंग वैली है वो हमारे इंडिया का पार्ट है, किन्नौर में आता है तो इंडिया का पार्ट है। तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें, पूरी चीज़ें मैंने आपकी पॉइंट में लिख रखी है, जब पढ़ोगे तब आपको इंटरेस्ट भी आएगा चीज़ों में। तो ऐसे हिस्ट्री को थोड़ा मज़े लेके पढ़ो ताकि याद रहने में भी ईजी रहे। जैसे कि आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो आपकी एक ट्रीटी होती है राजा कहरी सिंह और दलाई लामा
सिक्स होते हैं, इनके बीच में एक ट्रीटी होती है जिसके जरिए जो है फ्री ट्रेड होता है। जो तिब्बत और किन्नौर के बीच में होता है वो हमेशा फ्री ट्रेड होगा, यानी जो भी वो व्यापार करेंगे वो फ्री ट्रेड होगा। तो ये 1962 यानी 1962 तक ये चला आता है फ्री ट्रेड। बाद में से रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं? क्योंकि इंडो चाइना वॉर होता है, ठीक है, इंडिया चाइना वॉर होता है 1962 में, उसकी वजह से इसे तोड़ देते हैं, इस ट्रीटी को तोड़ देते हैं। यानी जब इंडिया आज़ाद भी हुआ था तब भी आपके ये फ्री ट्रेड चला आ रहा था, यानी जो भी व्यापार होगा किन्नौर तिब्बत के बीच में वो फ्री रहेगा। मगर 1962 में इसे रोक देते हैं। तो एचएस लेवल की एग्जाम की तैयारी करो तो ये क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि हाँ, जो फ्री ट्रेड चलता था किन्नौर और तिब्बत के बीच में वो कब रुका? तो कब रुका? जब इंडिया चाइना वार हुआ था, कब? 1962 में, तब ये रुका था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो राजा कैरी सिंह मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा है आपके बुशहर रियासत के। अब राजा राम सिंह है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो राजा राम सिंह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने जो कैपिटल थी वो सराहन से रामपुर में बदली। तो पहली कैपिटल कौन सी थी बुशहर की? वो थी कामरू। दूसरी कौन बनी? सराहन। और तीसरी जो आपकी बनी वो है रामपुर। तो ये किसने बनाई? राजा राम सिंह। तो देखिए नाम में राम लिखा है तो इससे भी याद रख सकते हो, जो राजा राम सिंह थे उन्होंने सराहन से रामपुर में जो है कैपिटल बदली, ठीक है। तो राजा राम सिंह ने सराहन से रामपुर में कैपिटल बदली। फिर उगर सिंह है, जो उगर सिंह होते हैं इनके एक बेटे होते हैं राजा मोहिंदर सिंह। तो उगर सिंह की तो डेथ जल्दी हो जाती है, फिर राजा मोहिंदर सिंह जो है वो राजा बनते हैं और इन्हीं के टाइम पे जो गोरखा होते हैं वो अटैक करते हैं बुशहर रियासत पे और उस पर कब्जा भी कर लेते हैं। तो जब गोरखा अटैक करते हैं बुशहर रियासत में तब राजा कौन होते हैं? राजा मोहिंदर सिंह। तो ये बहुत छोटे होते हैं उम्र में, तो इसका फ़ायदा उठा के जो गोरखा है वो हमला कर देते हैं बुशहर रियासत पे। तो ये आपने याद रखना है। बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो 1814 में गोरखाओं पे हमला करते हैं, जिसमें जो बुशहर के राजा वजीर होते हैं टिक्का राम और बद्री दास, ये सहायता करते हैं ब्रिटिशर्स की। और एक छोटू ब्रिज होता है, इसको भी उड़ा देते हैं और जो गोरखाज होते हैं वो हार जाते हैं तो उन्हें बुशहर को छोड़ के जाना पड़ता है। तो बुशहर के राजा कौन बनते हैं? फिर वो सनद दे देते हैं जो ब्रिटिशर्स होते हैं राजा मोहिंदर सिंह को। तो राजा मोहिंदर सिंह के टाइम पे गोरखा हमला करते हैं, कुछ टाइम के लिए वहाँ पर राज करते हैं बुशहर में। बाद में जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो गोरखाओं को भगा देते हैं और जो राजा होते हैं मोहिंदर सिंह उन्हें सनद दे देते हैं, इस शर्त में कि आपको जब भी वॉर होगा कुछ भी होगा आपको हमारी हेल्प करनी होगी। फिर वो राजा किसको बना देते हैं? राजा मोहिंदर सिंह को राजा वापस बना देते हैं। तो जो ऑल टेरिटरी यानी सारी टेरिटरी होती है बुशहर की वो वापस राजा मोहिंदर सिंह को मिल जाती है, बस दो एरिया को छोड़ के, जो कि आपका रवीना और कोटगढ़ है। ये एरिया ब्रिटिशर्स अपने पास रखते हैं। बाद में इस एरिया को भी वो क्योंथल को दे देते हैं, किस लिए? ताकि उन्हें शिमला सिटी मिल जाए। तो जो शिमला सिटी होती है वो किसके पास होती है? क्योंथल के राजा के पास होती है। तो उन्हें वो रवीन वाला एरिया और कोटगढ़ वाला एरिया देते हैं ताकि उन्हें शिमला सिटी मिल जाए ब्रिटिशर्स को। तो ये सारा हिस्ट्री में आपका दे रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं राजा शमशेर सिंह। तो राजा शमशेर सिंह भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1857 में जो क्रांति हुई थी, जो रिवॉल्ट हुआ था, उसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं की थी। और इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लौते राजा थे पूरे हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने जो है ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं की थी। तो बुशहर के राजा थे राजा शमशेर सिंह, जिन्होंने 1857 के रिवॉल्ट में ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं की। और इसके लिए लॉर्ड विलियम हे थे जो डिप्टी कमिश्नर थे शिमला हिल स्टेट के, वो इन्हें पनिश भी करना चाहते थे। मगर जो सर जॉन लॉरेंस होते हैं, जॉन लॉरेंस कौन होते हैं? ये चीफ कमिश्नर होते हैं पंजाब के, ये मना करते हैं कि आप इन्हें पनिश नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उस टाइम जो है आपका तिब्बत चाइना एक रोड बन रहा होता है, तो उसके चक्कर में जो है ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो एक लौते राजा कौन थे? वो थे शमशेर सिंह, जिन्होंने जो वॉर हुआ था 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं की। तो नाम याद रखना, राजा शमशेर सिंह, इन्होंने जो रिवॉल्ट हुआ था 1857 का उसमें ब्रिटिशर्स की सहायता नहीं की थी। अब टिक्का रघुनाथ सिंह है, ये आपके बेटे होते हैं शमशेर सिंह के, इनकी भी डेथ हो जाती है। फिर जो होता है, जो शमशेर सिंह होते हैं उनके जो होता है एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं, तो वो अडॉप्ट करते हैं सुरेंद्र शाह को, उनको राजा बना देते हैं। मगर फिर बाद में उनकी जो रिकॉग्निशन है उसे ख़त्म कर देंगे, अडॉप्ट करा हुआ नहीं चलेगा। तो एक बेटा और होता है उनका पदम सिंह, मगर ये रानी से नहीं होते। तो शमशेर सिंह के बेटे होते हैं पदम सिंह, मगर ये रानी से नहीं होते क्योंकि उस टाइम आपको पता है रखेल वखेल बहुत कुछ वो चला होता है, तो वो रखेल टाइप के बेटे के होते हैं। तो पदम सिंह फिर राजा बनते हैं, तो उन्हीं को बनाते हैं, जो अडॉप्टेड होते हैं उन्हें नहीं बनाते। तो पदम सिंह फिर राजा बनते हैं आपके। तो राजा पदम सिंह होते हैं, ये लास्ट राजा होते हैं बुशहर रियासत के। तो याद रखना, राजा पदम सिंह जो हैं ये लास्ट राजा हैं बुशहर रियासत के। और बाद में जब 1948 में हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में आना था तो सभी रियासतों में जो है सत्याग्रह चलाए जा रहे थे ताकि उन्हें मिला के हिमाचल प्रदेश का गठन किया जा सके। तो मास्टर अनुलाल होते हैं, ये एक फ्रीडम फाइटर होते हैं, ये भी ऐसे सत्याग्रह चलाते हैं आपके। और बाद में जो राजा होते हैं, जो पदम सिंह, पहले तो मना करते हैं, आपको पता है कोई राजा क्यों ही मानेगा कि मैं अपनी रियासत को जो है इंडिया मतलब भारत को हिमाचल को बनाने में दे दूं और जो है खुद एक नॉर्मल लाइफ जीऊँ, तो ऐसा तो कोई राजा चाहेगा नहीं। तो इसलिए वो भी मना करते हैं। बाद में यहाँ पर सत्याग्रह चला जाते हैं और राजा पदम सिंह होते हैं, उन्हें मानना ही पड़ता है। तो फिर वो एक्सेप्टेंस कर देते हैं कि इंडियन यूनियन में उन्हें मिलना है। तो राजा पदम सिंह लास्ट राजा बनते हैं बुशहर रियासत के। अब जो राजा वीरभद्र सिंह है ये उन्हीं के बेटे हैं।
तो वीरभद्र सिंह आपके 6 बार जो है सीएम बन चुके हैं हिमाचल प्रदेश के। ये किसके बेटे थे? राजा पदम सिंह के ही बेटे थे। तो राजा पदम सिंह के जो बेटे हैं राजा वीरभद्र सिंह, ये 6 बार सीएम भी बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। और इनके बेटे कौन हैं? विक्रमादित्य, जो आपके आजकल मिनिस्टर बने हुए हैं। तो देखिए एक रॉयल परिवार से आ रहे हैं। तो राजा पदम सिंह लास्ट राजा थे आपके बुशैर रियासत के। उसके बाद जो वीरभद्र सिंह है ये आपके 6 बार सीएम भी बनते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री है आपकी। तो हिस्ट्री में आपने देखा कि जो पदम सिंह थे ये आपकी रियल जो रानी थी उनके बेटे नहीं थे। तो आप देख सकते हो जो पदम सिंह थे रियल वाइफ के, मतलब रियल रानी के बेटे नहीं थे। तो बाद में मगर ये राजा बनते हैं। फिर इनके बाद वीरभद्र सिंह तो ऐसे रियल के नहीं थे, मगर तब भी चलो राजा बने। वंशज तो एक शाही थे। तो बोल सकते हैं ये आपको हिस्ट्री वैसे पता नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझे भी नहीं पता थी। जब मैंने पढ़ी ये हिस्ट्री तब मुझे पता लगा। तो ऐसी ऐसी नई चीज़ें पढ़ने को मिलती है, तो कुछ नया सीखने को मिलता है। तभी ऐसे पढ़ते रहो। अगर इस चीज़ में आप करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे, इसका आपको एक बार जुनून हो जाएगा पढ़ने का, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस पढ़ना है अच्छे से, ईमानदारी से। और जो पढ़ो ऐसा पढ़ो कि याद रहे। ऐसे नहीं कि हाँ बस रटना है। तो रटने के लिए नहीं पढ़ना, ईमानदारी से पढ़ोगे तो चीज़ें याद होगी। और अभी फ़िलहाल हिमाचल में टेस्ट नहीं आ रहे, तो ऐसा है थोड़ा दुखी नहीं होना। जब भी टेस्ट आएंगे तैयारी अपनी एकदम टिप टॉप रखो। जब भी टेस्ट आओगे बहुत अच्छा जो है आपको परफॉर्मेंस करना है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपनी प्रिपरेशन में, तो आप हमसे ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हो। बस आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है 7018186561 पे। तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा सारी। हमारी 5 से 10 इवनिंग में लाइव क्लासेस होती है। हिमाचल जीके, इंडिया जीके, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, हर एक सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं। लाइव क्लासेस डेली रिकॉर्डेड मिलती है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब हम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाहर आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑनलाइन कोचिंग लेनी होगी तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, बाकी आपको डिटेल्स मैं दे दूँगा। बाकी जो PDF है इसमें आपके जैसे डेथ कस्टम देखें, दुबंत होता है, फुकंत होता है, भकंत, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बता रखी है। फेयर्स एंड फेस्टिवल मैंने आपको बताया, इसके लिए अलग से मैंने जो है लेक्चर बना रखा है। जैसे लोसर फेस्टिवल है, न्यू ईयर का फेस्टिवल है। और आपके ऑर्नामेंट्स हो गए, टेम्पल्स कौन कौन से आपके जो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, जैसे लिप्पा संग सेंचुरी है, रक्षम जितकुल है, रूपी भाभा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी PDF में दे रखी है। इस PDF को डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना और एक बार खुद रीड करना, तब आपके लिए जो चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का लेक्चर हमारा इतने था। अब हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQ करते हैं। तो MCQ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे अटेम्प्ट करना, आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। बाकी इस वीडियो को इतने रखता हूँ, तब तक के लिए शब्बा खैर, थैंक यू।